डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे प्लेटफॉर्म एस के मिशन नेक्स्ट जेन पर। आज हम डिस्कस करेंगे पाल वंश के बारे में। जो स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम आज के टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। पाल अंपायर। इंट्रोडक्शंस में अगर हम देखेंगे, यहां पर जो पाल साम्राज्य जो था, एक शक्तिशाली राजवंश था जिसने 8वीं और 12वीं शताब्दी में शासन किया। इसकी स्थापना अगर हम देखेंगे, जो गोपाल जिसकी अगर हम बात करेंगे, उसने रखी 750 ईस्वी में। पाल शासक बौद्ध धर्म, कला, शिक्षा और संस्कृति के महान संरक्षक थे। प्रमुख शासक में धर्मपाल और देवपाल शामिल थे। पाल साम्राज्य ने मध्यकालीन भारत के राजनीति और सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड पाल अंपायर की जो भौगोलिक स्थिति थी, मुख्यतः बंगाल और बिहार के क्षेत्र में स्थित था। ये डियर स्टूडेंट, ये भौगोलिक स्थिति थी पाल वंश की। तो आइए हम यहाँ पे जानेंगे इंपॉर्टेंट रूलर जो पाल वंश के थे, जिसमें से सबसे पहले आएंगे आपके गोपाल। जो आपके गोपाल शासक थे, इनको संस्थापक भी कहा गया है। इनको जो क्षेत्रीय सरदार, जिसको हम सामंत कहेंगे, इनके एक ग्रुप के द्वारा इनको चुना गया ताकि मत्स्य न्याय का अंत कर सके। तो मत्स्य न्याय डियर स्टूडेंट क्या है? लॉ ऑफ फिशेज। उस टाइम पे राज्य में इतना अराजकता का माहौल था, कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। लॉ ऑफ फिशेज का मतलब जैसे कोई एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, कोई सिस्टम नहीं था। तो लाइक दैट उनके राज्य में अराजकता का माहौल था। उसको खत्म करने के लिए गोपाल को सामंतों के द्वारा चुना गया ताकि एक स्थिर प्रशासन स्थापित किया जा सके, और उसके लिए पाल साम्राज्य की एक नींव रखी। तो सेकंड जो शासक थे, अगर हम बात करेंगे, धर्मपाल, ग्रेटेस्ट एक्सपेंडर, महान, जिनको विस्तार भी कहा जाता है। इन्होंने विस्तार किया काफी। साम्राज्य का उत्तरी भारत के बड़े हिस्से तक विस्तार किया। कन्नौज के लिए जो खासकर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय जो संघर्ष था, गुज्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट, इनके विरुद्ध प्रमुख भूमिका निभाई। एंड विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और सोमपुर महाविहार की स्थापना करवाई, जो आज की डेट में बांग्लादेश में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। महायान बौद्ध धर्म और बौद्ध शिक्षा के महान संरक्षक थे। देवपाल सबसे शक्तिशाली पाल शासक। उनके शासन में पाल साम्राज्य ने अपने सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार किया। कई पड़ोसी शक्तियों को पराजित कर साम्राज्य की शक्ति और शाही अधिकारों को मजबूत किया। नालंदा और सोमपुर महाविहार को संरक्षण दिया तथा बौद्ध विद्वानों और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया। महिपाल प्रथम के द्वारा अगर हम देखेंगे, इन्होंने साम्राज्य का पुनरुत्थान किया। लंबे समय के बाद जो कमजोर हो रहा था पाल वंश, उसको रिवाइव किया इन्होंने। बंगाल और बिहार के बड़े हिस्से को पुनः प्राप्त किया। नालंदा, सारनाथ एंड बोध गया जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्रों की मुरम्मत और पुनर्निर्माण करवाया। इन्हें अक्सर पाल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो संस्थापक गोपाल, द्वितीय महिपाल को कहा जाता है, महिपाल प्रथम। एंड लास्ट जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे, मदनपाल, पाल वंश के अंतिम प्रभावशाली शासकों में से एक थे। अगर हम बात करेंगे, इनके द्वारा पड़ोसी राज्यों, विशेष रूप से सेन वंश के लगातार हमलों का इन्होंने सामना किया। इनके शासन के बाद पाल शक्ति तेजी से कमजोर हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप
12वीं शताब्दी के दौरान बंगाल में पाल वंश का अंत हुआ। तो आइए स्टूडेंट, यहां तक सभी को समझ में आया अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, हम जिसमें जानेंगे धार्मिक, सामाजिक और प्रशासनिक पक्ष के बारे में। धार्मिक पक्ष में अगर देखेंगे, पाल शासक महायान बौद्ध धर्म और बाद में वज्रयान बौद्ध धर्म के मजबूत संरक्षक थे। इन्होंने नालंदा, विक्रमाशील, उदंतापुरी, सोमपुरी, जगदल जैसे प्रसिद्ध बौद्ध मठों का निर्माण कराया और उनका संरक्षण किया। बौद्ध होने के बावजूद पाल शासक हिंदू धर्म का भी सम्मान करते थे तथा हिंदू मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि दान देते थे। पाल साम्राज्य बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया और उसने तिब्बत, नेपाल और दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ सांस्कृतिक संबंध बनाए रखे। समाज के बारे में जानते हैं। समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था और अधिकांश लोग गांव में रहते थे। वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, लेकिन विभिन्न समुदायों और व्यवसाय जो शांतिपूर्वक एक साथ रहते थे। व्यापारी, कारीगर, विद्वान और भिक्षु आदि का सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण रोल मिलता है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। संस्कृत प्रशासन और शिक्षा की भाषा थी, जबकि क्षेत्रीय भाषाएं धीरे धीरे विकसित हुई, जैसे प्रारंभिक बंगाली की अगर हम बात करेंगे। एंड प्रशासन देखेंगे, राजा सर्वोच्च अधिकारी था और उसके मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सहायता दी जाती थी। स्वराज्य को कुशल प्रशासन के लिए भुक्ति, जिसको हम प्रांत कहेंगे, विषया, जिला, मंडल, जिसको हम उपजिला या फिर क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई कहेंगे, इसका उल्लेख हमें कहीं इंस्क्रिप्शन या अभिलेख से मिलता है। और खासकर हमें ग्रामा, गांव में विभाजित किया गया था। बड़ी इकाई भुक्ति, देन विषया, देन मंडल, देन ग्रामा। लैंड रेवेन्यू की बात करेंगे। भू राजस्व राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। स्थानीय अधिकारी राजस्व एकत्रित करते थे और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते थे। कई अधिकारियों और स्थानीय प्रमुखों को काफी स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन वे पाल राजा के प्रति वफादार थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डियर स्टूडेंट, रिलीजन, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन के फैक्ट एंड कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हम देखेंगे पाल अंपायर का जो कुशल प्रशासनिक व्यवस्था, एक प्रोस्पेरिस जो कृषि जो समाज था, एंड रिलीजियस टॉलरेंस ने कहीं ना कहीं इसको एक पूर्वी भारत का एक मेजर, बहुत बड़ा सेंटर ऑफ लर्निंग एंड कल्चर बनाया, जो बाद में अर्ली मिडिवल पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा शिक्षा का और साहित्य का केंद्र बन के उभरा। आइए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। व्यापार, कला एंड आपका शिल्प के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे ट्रेड। कृषि अर्थव्यवस्था का आधार थी, जबकि आंतरिक विदेश व्यापार भी काफी फ्लोरिश था, फल फूल रहा था। तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ स्थल और नदी मार्गों के माध्यम से व्यापार किया जाता था। प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं में सूती वस्त्र, हाथी दांत, मसाले, धातु की वस्तुएं और हस्तशिल्प शामिल थे। गंगा और उसकी सहायक नदियां परिवहन तथा व्यापार के मुख्य नेटवर्क के रूप में कार्य करती थी। पाल कला शैली अपनी उत्कृष्ट और बौद्ध मूर्तियों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध हुई। पाल स्कूल ऑफ आर्ट। कलाकारों ने काले बेसाल्ट पत्थर से बुद्ध और बुद्ध के बोधिसत्व और हिंदू देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनाई। कांस्य मूर्तियां उत्कृष्ट और सुंदरता के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। मठों में सुंदर चित्रों से सुसज्जित ताड़ पत्थर की पांडुलिपियां तैयार की जाती थी। डियर स्टूडेंट, इमेज में आप देख सकते हैं। क्राफ्ट में देखेंगे, कुशल कारीगर पत्थर की नक्काशी करते हुए कांसे की ढलाई एंड आपका टेराकोटा कार्य और मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। स्वर्णकार, हाथी दांत के कारीगर वस्त्र बुनने वाले उच्च गुणवत्ता की विलासित की वस्तुएं तैयार करते थे। लग्जरियस गुड तैयार किया जाता था। बौद्ध मठों ने मूर्ति कला,
चित्रकला और पांडुलिपि निर्माण के विकास को प्रोत्साहित किया। पाल कला की परंपराओं ने बाद में नेपाल और तिब्बत की कला को भी प्रभावित किया। अगर हम देखेंगे, पाल साम्राज्य सक्रिय व्यापार, उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियों और अत्यंत कुशल शिल्प कला के माध्यम से समृद्ध हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आई होप पाल वंश के बारे में आपको हर फैक्ट एंड कंटेंट अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आपको ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ हम नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो डियर स्टूडेंट, welcome to all of you and bye bye for till next video. Thanks again.